हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदीप्त स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास 31 मई के एग्जाम के लिए होने वाली है और आज की क्लास में जीके और हिंदी के 100 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 100 प्रश्न में से आपके 70 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और एक एक प्रश्न काउंट करते जाएंगे कि कितने सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिया गया, सितार वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन और सरोद वादन। हरिप्रसाद चौरसिया दिया गया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सितार का जो संबंध है वो पंडित रवि शंकर से है, यह याद रखेंगे। इसके अलावा शहनाई का जो संबंध है वह बिस्मिल्लाह खां से है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद तबला है, तबला का जो संबंध है अल्लाह रखा खां से है और जाकिर हुसैन भी तबला बजाते थे, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा संतूर के बारे में याद रखना है, संतूर वादन से जो संबंध है वह शिव कुमार शर्मा का है, आपको याद रखना है। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, प्रयास करेंगे और आप लोग सही आंसर करेंगे। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स, 10 बिट्स, 12 बिट्स, 14 बिट्स। एक बाइट की बात किया गया है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि जो एक निब्बल होता है, एक निब्बल होता है उसमें देखेंगे आप लोग 4 बिट होती है। एक निब्बल में 4 बिट होती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बाइट आता है। जो एक बाइट होता है, एक बाइट में देखेंगे 8 बिट होती हैं, 8 बिट रहती हैं, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आप लोग जानते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है 1 KB, 1 KB का मतलब होता है 1 किलोबाइट। 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, आपको याद रखना है 1024 बाइट्स होती है। तो इसको आपको याद रखना है, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए आपसे गलत ना हो। और इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे 1 MB के बारे में, 1 MB में 1024 KB होता है, यह आपको याद रखना है। और जो आपकी यहाँ पे 1 MB के बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 GB आता है। 1 GB में 1024 MB होता है, 1024 MB होता है, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद होता है 1 GB के बाद आ जाता है 1 TB। 1 TB में आपका होता है 1024 GB होता है। तो यहाँ से इन सब को याद रखेंगे कि एक निब्बल में 4 बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं और 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है और 1 TB में 1024 GB होता है। कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि फिक्स है कि कंप्यूटर से कम 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है और आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा आपसे महासागर पूछा गया है, तो सबसे जो बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पे भी इसका जो सबसे छोटा महासागर है वह कौन सा है? तो सबसे जो छोटा महासागर है वह आर्कटिक महासागर है, आपको याद रखना है। कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड का खिताब किन्होंने यहाँ पे जीता था? 4 ऑप्शन दिया गया, रीता फारिया है, प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या राय है, डायना हेडेन है। पहली भारतीय महिला जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था, मिस वर्ल्ड दिया गया, मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वह रीता फारिया को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला, यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे, भारतीय महिला जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। यहाँ पे मिस वर्ल्ड है तो रीता फारिया हो जाएगा, मिस यूनिवर्स रहेगा तो सुष्मिता सेन, आपको याद रखना है सुष्मिता सेन।
जो कि एक्ट्रेस भी हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि लिम्बाराम का संबंध है। लिम्बाराम का जो संबंध है वो तीरंदाजी से है। तीरंदाजी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर देखेंगे यूएनओ दिया गया है। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। आपको याद रखना लेना है कि जो यूएनओ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यह आपको याद रखना है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मुख्यालय, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें देखेंगे सबसे पहले आपका है यहाँ पे, सबसे पहले WHO है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, यह याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह भी जेनेवा में ही है। इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आता है, जो कि ILO होता है। ILO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है उसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट में जैसे देखिए अभी आपको जस्ट बताया गया है कि जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा देखेंगे यूनिसेफ है। यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे आपका है यहाँ पर देखेंगे वाशिंगटन DC दिया गया है। तो वाशिंगटन DC में जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक लिखा मिले या विश्व बैंक मिले, दोनों सेम ही है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसको IMF बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में, आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में और भी हैं, जैसे आपको बता दिया जा रहा है FAO, जिसका फुल फॉर्म होता है खाद्य एवं कृषि संगठन है, और FAO आपको मिलता है, तो इसका मुख्यालय रोम में है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है OPEC मिलता है। OPEC का जो मुख्यालय है यह वियना में है, वियना हो जाएगा, और आपको याद रखना है। रोम तो आपका यहाँ पे जो इटली में है, और जो वियना है वह ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में आपका जैसे सार्क का पूछा जाता है, सार्क का तो आप लोग जानते होंगे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और काठमांडू आपका नेपाल देश में है। तो बस इतना रख लीजिए याद कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट में आपका ADB है। ADB का जो फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक है, एशियन यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक है, तो ADB हो जाएगा। ADB का जो मुख्यालय है वह मनीला में है, आपको याद रखना है। ADB का जो मुख्यालय है वह मनीला में है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस में है। बस इतना याद रखिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में है, आपको याद रखना है। इन्हीं से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया गया है कि काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है। देखिए जो काली मिट्टी होती है उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, कपास है, तिल है, मक्का है, सोयाबीन है। तो देखेंगे यहाँ पे जो काली मिट्टी है वह कपास की जो खेती होती है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर 1998 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C वाला राइट आंसर है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोग करेंगे कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत का क्षेत्र दिया गया है, साहित्य का क्षेत्र आपको दिया गया है, खेल का क्षेत्र दिया गया है, और आपको यहाँ पे कृषि का क्षेत्र दिया गया है। प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आप लोग आसानी से इसका राइट आंसर कर लेंगे।
तो ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत का क्षेत्र दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। और बीएड में पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। इसमें जो आपको याद रखना है वह है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। ऑस्कर पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद देखेंगे जैसे अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं, जो कोच होते हैं, कोच को मिलता है, आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट में आपका धन्वंतरी पुरस्कार है, धन्वंतरी पुरस्कार हो गया। बीसी राय पुरस्कार है, बीसी राय पुरस्कार है, दोनों चिकित्सा के क्षेत्र में मिलते हैं, आपको याद रखना है। दोनों पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट में भटनागर पुरस्कार है और कलिंग पुरस्कार है। जो भटनागर पुरस्कार है और जो कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में मिलते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रख लीजिएगा बोरलाग पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार कृषि के पैदावार के लिए मिलता है। और एक और पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जो पुलित्जर पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सिक्किम राज्य की स्थापना कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर करना है कि जो सिक्किम राज्य है उसकी जो स्थापना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 4 ऑप्शन है, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 37वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ संविधान संशोधन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह 42वां संविधान संशोधन है, जो कि आपका हुआ था 1976 ईस्वी में। इसमें देखेंगे क्या चेंजेज हुए। इसमें क्या हुआ कि जो प्रस्तावना थी, जो संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसी में देखेंगे मौलिक कर्तव्य को 51 क की श्रेणी में जोड़ा गया, यह आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य को 51 क में जोड़ा गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ था 1978 ईस्वी में। इसमें देखेंगे क्या चेंजेज आए। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार कर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, उसको विधिक अधिकार किया गया, कानूनी अधिकार किया गया, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन में। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहले क्या था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन के बारे में। जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में हुआ था। इसमें देखेंगे चेंजेस क्या आया कि जो मतदान, जो वोट आप लोग देते हैं, वोट देने की जो आयु सीमा थी 21 वर्ष थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब आप लोग देखते होंगे कि जो वोट लोग देते हैं या जो भी मतदान करते हैं उनकी एज 18 वर्ष अगर हो चुकी है तो वह कर सकते हैं। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अभी यहाँ पे हुआ था 2002 में। और उसमें देखेंगे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा रहेगी और अनिवार्य शिक्षा रहेगी। और इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो अनुच्छेद 21 का क है उसमें जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, जो कि अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। और यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रख लेंगे। और एक और संशोधन है 101वां संविधान संशोधन, जो जिसमें जीएसटी को लाया गया था, तो उसको याद रखेंगे। जो कि खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है
उसको यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वह किस राज्य में है, यह आपको बताना है। और यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो जो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या जो पार्क है यह है आपका यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट में जैसे आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका। मानस यहाँ पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह दोनों के दोनों असम राज्य में है, आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा सकता है, पेरियार है केरल राज्य में, आपको याद रखना है। इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिला है और वहीं पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है जो कि राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूछा जा सकता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में आपका जैसे है यहाँ पे एक है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीएड में एक बार पूछा गया था। तो सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है, यह तो आप कर ही लेंगे। और इसके बाद देखेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश वाला भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जैसे चंद्रप्रभा है चंदौली में है, सुरहा ताल पक्षी विहार है बलिया में है और आपका नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में है और पटना पक्षी विहार है एटा में है। और इसी तरीके से हैं जैसे यहाँ पे एक और सुर सरोवर पक्षी विहार है जो कि आगरा में है। अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पक्षी विहार है वो बिजनौर में है, तो याद रखेंगे इस तरह से आप लोग। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, यह अभी आपको जस्ट पहले ही प्रश्न में कराया गया था, तो सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर दिया गया है, रविशंकर दिया गया है, तो इनका यहाँ पे संबंध हो जाएगा सितार से हो जाएगा, यहाँ पे सितार हो जाएगा। और यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जैसे यहाँ पे आपसे तबला के बारे में पूछा गया तो तबला अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन बजाते थे। तबला का जो संबंध है अल्लाह रखा से है और जाकिर हुसैन से है। उसके बाद सितार वादक दिया गया, सितार वादक पंडित रविशंकर थे। उसके बाद यहाँ पे बांसुरी की बात कर लिया जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। शहनाई की अगर बात किया जाएगा तो बिस्मिल्लाह खां होंगे। और इन्हीं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। अगला उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है, राजकीय पेड़ कहा जाए या वृक्ष कहा जाए दोनों सेम है, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पे यूपी स्पेशल से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, भारत का जो यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष है वह अलग है लेकिन उत्तर प्रदेश का अलग होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको राजकीय वृक्ष बता दिया गया अशोक है, बाकी यहाँ पे आपको याद रखना है पुष्प के बारे में। यह जो पुष्प आपको बताया जा रहा है ये यूपी का है, यूपी का जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह पलाश है, पलाश याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे पशु पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, याद रखेंगे। बारहसिंघा हो जाएगा, बारहसिंघा हो जाएगा। इसके अलावा और आपसे पूछा जा सकता है पक्षी के बारे में, पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे पक्षी है वह राजकीय पक्षी है वह सारस है, आपको याद रखना है।
इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे खेल के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे खेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो खेल आपका यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, खेल हॉकी हो जाएगा। और इसके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं, और में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आपसे राज्य की भाषा पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब पॉइंट का, बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट है उसको याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्य की भाषा है वह हिंदी है, और हिंदी को जो मान्यता मिली है राज्य की भाषा के रूप में वह 26 जनवरी 1968 को मिली थी। 26 जनवरी 1968 में मिली, आप याद रखेंगे। और जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है वह उर्दू को मान्यता मिली है, और जो उर्दू को मान्यता मिली वह 1989 में मिली थी, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का चिन्ह है उसको भी याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है उसमें देखेंगे एक वृत्त बना हुआ है, और उसी वृत्त में देखेंगे 2 मछली है और तीर धनुष है, तो आपको याद रखना है 2 मछली उसी में है और तीर धनुष है, तीर और यहाँ पे धनुष है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो पूरा भारत है, भारत का जो राष्ट्रीय यहाँ पे वृक्ष है, पुष्प है और पशु है, पक्षी है, उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को याद रहे। अगला प्रश्न है कि फेदोमीटर का उपयोग, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। फेदोमीटर दिया गया, फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए, वायु की तीव्रता के लिए, वायु दाब नापने के लिए, वायु की गति नापने के लिए। तो जो देखिए फेदोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वायु की जो तीव्रता है या जो वायु की गति है इसको एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, उसी के द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर होता है, उसी के द्वारा मापा जाता है। और जो वायु का दाब होता है उसको बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। सिंपल प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो अमीटर होता है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूकंप होता है, भूकंप किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रेडियो के आविष्कारक हैं। रेडियो के आविष्कारक की बात किया गया है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेलीफोन के बारे में पूछा जा सकता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का जो आविष्कार है वह ग्राहम बेल ने किया, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का जो आविष्कार है जे एल यहाँ पे बेयर्ड ने किया था, आप लोग याद रखेंगे। जॉन लोगी बेयर्ड थे, उन्होंने किया था। इसके अलावा एक और पूछा जाता है जो कि चेचक का टीका है, चेचक के टीके के बारे में पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो जो चेचक का टीका है उसकी खोज यहाँ पे किए थे एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक याद रख लीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आप लोग याद रखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेंसिल में पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिए। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा। तो यहाँ पे जो पेंसिल है, पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर। पेंसिल की जो नोक होती है, नोक वाला देखते हैं, नोक वाला जो पूरा पार्ट रहता है वह ग्रेफाइट का बना होता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर करिए। सब में 23 जून लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1755 में, 1758 में, 1757 में, और यहाँ पे दिया गया 1759 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी का जो युद्ध है यह हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। जो सी वाला दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। बहुत सारे युद्ध से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे तराइन का युद्ध फेमस है, तराइन का युद्ध पूछा जा सकता है। तराइन के भी युद्ध में पहला तराइन का युद्ध और दूसरा हुआ था। पहला वाला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में, और बहुत ज़्यादा फेमस है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था और तीसरा भी हुआ था। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। तो इन सबको याद रखिए, युद्ध वाला एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। भारत में जो कोविड का पहला मरीज है वह कहाँ मिला था, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है।
4 ऑप्शन है, मुंबई में मिला था, नई दिल्ली में मिला था, तमिलनाडु में मिला था और केरल में मिला था, या केरल में मिला था। भारत में देखेंगे आपको भी पता है कि कोविड आया था, जिसको आप लोग कोरोना के नाम से जानते थे, कोरोना बीमारी। तो उसमें देखेंगे जो पहला मरीज है वह भारत में जो केरल राज्य है, केरल राज्य में मिला था। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका यहाँ पे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 24 अक्टूबर को, 22 अप्रैल को। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रख लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे आप लोग याद रख लीजिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट में आपका आता है यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है, उसको आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट में आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जरूर याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस भी आपका 21 जून को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसको भी याद रख लीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं और बिल्कुल फिक्स है कि दिवस से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको करके एग्जाम में जाइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और जो आपका यहाँ पे आर्य समाज है, इसकी स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। यहाँ पे सतीश चंद्र दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है आपको यहाँ पे दयानंद सरस्वती दिया गया है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लेना है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्म समाज बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? नमक सत्याग्रह जो आंदोलन है यह आपका यहाँ पे कब हुआ था, यह आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 28 जनवरी 1931 है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 5 मार्च 1931 दिया गया है। तो नमक सत्याग्रह है यह हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं गांधी जी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर आपका फिक्स होगा सिर्फ 2 मिनट में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका यहाँ पे 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। और इसमें देखेंगे नील की ज़बरदस्ती खेती कराई जा रही थी, किसानों का बहुत शोषण हो रहा था, तो उसकी वजह से हुआ था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है जो कि 1918 में हुआ था। और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था उसका कारण था कि सूखा पड़ गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनसे कर लिया जा रहा था, कर की वसूली हो रही थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल है जो कि 1918 में हुआ, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन है, उसको याद रखिए, खिलाफत आंदोलन है जो कि 1919 में हुआ, आपको याद रखना है 1919। इसके बाद असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन हुआ था आपका यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को हुआ था, तब से प्रारंभ हुआ था, 2 साल चला था, 1920 से लेकर के 22 तक चला था। तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 याद रख लीजिए। बाकी वैसे चला था 1920 से लेकर के 22 तक चला था। और इसी में यहाँ पर देखेंगे चौरी चौरा कांड हो गया था। और ये जो आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था। और इसमें देखेंगे फिर से चौरी चौरा कांड हो गया और उसी के कारण ये जो आंदोलन था उसको फिर रोकना पड़ा था। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 से 34 तक चला था। और अगर डेट पूछा जाएगा तो 12 मार्च 1930 कर दीजिएगा। और नमक कानून के विरोध के लिए चला था। दांडी मार्च भी आपका यहाँ पे 12 मार्च 1930 को क्लिक कर दीजिएगा।
मतलब ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है जो कि 1940 में हुआ था, पूछने का बहुत कम चांस है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखेंगे, डेट पूछी जा सकती है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है यह आपका याद रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। और इसी में गांधी जी थे, वह करो या मरो का नारा दिए थे, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि मालगुडी डेज पुस्तक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। देखिए जो पुस्तक उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो ओल्ड वाली बुक से पूछा जाता है, एक न्यू वाली बुक से। इसके बाद नेक्स्ट की बस पकड़कर लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। वसा की ज़रूरत ज़्यादा किस मौसम में होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सर्दी वाला मौसम होता है, ठंडी में वसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग ट्रिक करिए कि कौन सा सही है। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। गोबर गैस दिया गया है, गोबर गैस से आपका हो जाएगा यहाँ से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। मायोपिया रोग किससे संबंधित है, दूर दृष्टि दोष से, हृदय से, निकट दृष्टि दोष से, आंख से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मायोपिया रोग है इसका संबंध है निकट दृष्टि दोष से। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। एक हाइपर मायोपिया होता है जो कि दूर दृष्टि दोष से संबंधित है, याद रखेंगे। ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी थी, इसको याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। कर्णम मल्लेश्वरी होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर लूसेंट वाली बुक होगी तो उसमें देखेंगे आप लोग, यहाँ पे होगा कि भारत में प्रथम महिला होगी वाला टॉपिक होगा, उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, एक प्रश्न के चांसेज वहीं से रहते हैं। अगला है तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश राज्य है, उसी के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। वन इंडिया गर्ल के लेखक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जिन बुक में देखेंगे लगभग यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं लगभग चांसेस रहते हैं कि वह चेतन भगत की ही पुस्तक होगी। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो यहाँ पे आपको सही ट्रिक करना है, कौन सा ऑप्शन है, शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। फोबोस और डिमोस दिया गया, फोबोस और जो डिमोस है या जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि जो बुध है, बुध और जो शुक्र ग्रह है इनका कोई उपग्रह है ही नहीं, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वह बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक में सूर्य ग्रह है, याद रखेंगे। और सबसे गर्म की बात किया जाए तो आपका शुक्र ग्रह हो, यहाँ पे बुध ग्रह होगा। इसके बाद याद रखना है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है, आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछा जा सकता है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगिनी, तो यह शुक्र ग्रह है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, और यहाँ पे नीले ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे। नीले ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, और यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है कि जो आग, कहीं पे भी आग लगी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उससे वह बुझ जाती है, और ऑक्सीजन से तेज होती है, ऑक्सीजन से तेज होती है, और ऑक्सीजन की ही सहायता से कुछ जल पाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो उससे क्या होगी, वह बुझ जाएगी। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है। भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है, डी वाला आपका राइट आंसर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो यहाँ पे भारत का मानक समय है वह GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है,
तो यह देखेंगे 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटा देखेंगे किस में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर है। जो देखिए भारत का मानक समय है वह जो ग्रीनविच की मीन टाइम है, जो ग्रीनविच का मानक समय है उससे 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, वृद्ध गंगा दिया गया है। वृद्ध गंगा के नाम से जो आपका है गोदावरी नदी, गोदावरी को जाना जाता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके अलावा 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। एक तो है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। और एक और प्रश्न है जिसमें यह रहता है कि दक्षिण भारत की गंगा। इसमें 2 यहाँ पे शब्द बढ़ जाते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा। जब दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो इसका आंसर बदल जाता है, इसका आंसर बदल करके हो जाता है कावेरी। तो यहाँ से याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो गलती मत करिएगा। वृद्ध गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी को ट्रिक कर दीजिएगा, दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी को ट्रिक कर दीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाएगा तो कावेरी को ट्रिक करिएगा, याद रखेंगे। कोई गलती एग्जाम में मत करके आइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो ए बी होता है ए बी की नहीं मिलती है, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, जब संविधान संशोधन के बारे में आपको बताया जा रहा था उसी समय बताया गया कि जो मौलिक कर्तव्य है इसको 51 क में जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, आपको याद रखना था। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सी वाला राइट आंसर है। ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य है और उसमें देखेंगे पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर का जो मेला लगता है, पहला तो याद रख लीजिए कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है और राजस्थान में लगता है, याद रखेंगे। और जो ऊंट मेला है वह आपका राजस्थान में लगता है, याद रखना है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा एक बहुत फेमस है सोनपुर का मेला, जो कि सोनपुर का जो मेला है वह बिहार में लगता है, आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में आपको तो पता है कि कुंभ लगता है, जो माघ मेला है, याद रखेंगे। कार्ड रीडर क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। जो कार्ड रीडर होता है वह इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इनपुट डिवाइस में जैसे आपका माउस हो गया, माउस भी इनपुट है। उसके बाद देखेंगे जो कीबोर्ड होता है वह भी इनपुट है, तो याद रख लेंगे इस तरह से। बाकी आउटपुट डिवाइस में आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से आपको आउटपुट मिलता है तो वह भी आउटपुट डिवाइस है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर से बहुत ज़्यादा जब तापमान रहता है तो उसको मापा जाता है, तो उच्च तापमान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भूकंप की तीव्रता के बारे में बता दिया गया है कि उसी सिस्मोग्राफ से माप देंगे। और यहाँ पे वायुदाब की बात किया गया है, वायुदाब मापेंगे पैरोमीटर के द्वारा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको केशवानंद भारती का मामला हुआ था 1973 में, उसी में किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर स्थित है, कोणार्क मंदिर दिया गया है, तो यहाँ पे कोणार्क जो मंदिर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पे पुरी में है, और पुरी है उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है।
इसके अलावा एक और मंदिर याद रख लीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भी आपका पुरी में है, पुरी आपका उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो मंदिर से रिलेटेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको याद रख लेना है यहाँ पे, जैसे देखेंगे विश्वनाथ मंदिर याद रख लीजिए, वाराणसी में है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरई में है, मदुरई आपका तमिलनाडु राज्य में है, आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। भारत में कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ध्यान देंगे, भारत में कृषि का यहाँ पे भारत में पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जन्मदाता, तो यह एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। अगर आपसे विश्व में पूछा जाता तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते। यह देखेंगे विश्व के हैं, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह नॉर्मन बोरलॉग हैं, याद रखेंगे। भारत में पूछा जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। इसके अलावा पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के अगर आपसे जनक पूछा जाएगा तो वर्गीज कुरियन होंगे, वर्गीज कुरियन, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट की भाखड़ा नागल परियोजना, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, भाखड़ा नागल परियोजना है और पूछ दिया गया है किस यह नदी पर है। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया, भाखड़ा नागल परियोजना है और पूछ दिया गया किस नदी पर है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कर दीजिए। कोसी दिया गया, झेलम दिया गया, ब्यास दिया गया, सतलज दिया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना है जो कि है सतलज नदी पर, तो सतलज देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले में दिख रहा है, तो डी वाला राइट आंसर है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। जैसे हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना आपका है महानदी पर, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट में नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन जो सागर परियोजना है वह कृष्णा नदी पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर, तो इसको भी याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधे 2 नंबर मिलेंगे। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर है, और माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर है। सतलज परियोजना याद रखिएगा, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर वाला कहीं पर लिख लीजिए, सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर है, तो इसको याद रखेंगे। और 3 परियोजना और है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, यह तीनों की तीनों चंबल नदी पर है, तो आपको याद रखना है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं, हिंदी के प्रश्न हैं, और इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे उज्ज्वल शब्द आपका शुद्ध है, और उज्ज्वल जो सही लिखा गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन देखेंगे और ट्रिक करेंगे और काउंट करते जाएंगे कि 100 प्रश्नों में कितने सही हुए हैं। तो इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे अनेक हो गया, सदियों हो गया, दोनों हो गया, या बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये देखेंगे बहुवचन शब्द नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर है। काल सूचक शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे प्रतिदिन से आपको काल का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे अभी अभी हो गया, दोपहर हो गया, ये सब काल सूचक शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे अस्पताल वाला अलग होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें आप लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आ जाते हैं। 3 में देखेंगे जैसे आपका यहाँ पे पहला तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, उसके बाद मध्यम पुरुष होता है, उसके बाद अन्य पुरुष आ जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे तीनों के तीनों दिए गए हैं, तो ये सभी वाला होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें चिकित्सालय ले गया और कल अनुपस्थित रहा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो यहाँ पे रचना के आधार पे बताना था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। रचना के आधार पे जो वाक्य का भेद होता है 3 होता है, याद रखेंगे। पहला सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा मिश्र वाक्य होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे यूपी वेट के प्रीवियस ईयर के बारे में, क्योंकि देखिए जो यूपी वेट में प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं,
बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो लास्ट टाइम में आप यूपी वेरिएंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं और इसमें 2011 से लेकर 2025 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है और इसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन के लिए इसको लेकर के आप देख सकते हैं और इसको परचेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेरिएंट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है सिर्फ हिंदी मीडियम में है। अगर हिंदी मीडियम में चाहिए तभी आप लोग। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको पद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा है जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। 22 भाषा में देखेंगे सब भाषा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो भोजपुरी है भोजपुरी नहीं मिलेगी। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अभी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया, तो डी वाला राइट आंसर है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल देखेंगे पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। पार्श्विक दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। उच्छिप्त व्यंजन में ढ, ड़ और ढ आते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। संघर्षी व्यंजन पूछा जाए या उसमें व्यंजन पूछा जाए, दोनों बात सेम है और इसमें आते हैं स, ख, स, ह आते हैं। यह आपके उसमें या संघर्षी व्यंजन है, याद रख लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें देखेंगे पहला है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन पूछा जाए या स्पर्शी पूछा जाएगा, सेम ही है। इसमें क से लेकर के म तक आएंगे और 25 वर्ड होंगे, यह याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं। इसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका होता है छत्र, ज्ञ, स्र होता है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार का भेद आपको देखना है। तो शब्दालंकार के भेद में श्लेष तो होता है, विवक्षा होता है, वक्रोक्ति होता है। नहीं है पूछा गया तो उपमा होगा, क्योंकि उपमा अर्थालंकार का भेद है, शब्दालंकार का नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द की बात किया गया। तत्सम शब्द में केंद्रोन्मुख होता है, तापसिक होता है, तामसिक होता है। 3 तो तत्सम शब्द हैं, लेकिन जो सोना दिया गया, सोना आपका तत्सम नहीं है बल्कि क्या है, तद्भव शब्द है। सोना का जो तत्सम होता है स्वर्ण होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। अगला है पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है वह आपको बताना है। तो इनमें से देखेंगे जो खड़ी बोली है और जो बुंदेली है, यह दोनों जो बोली है यह पश्चिमी हिंदी में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी में देखेंगे जैसे आता है कौरवी आता है, कौरवी खड़ी बोली एक ही है, तो कौरवी खड़ी बोली आता है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणवी आता है, ब्रज भाषा आता है, बुंदेली आता है और कन्नौजी भी आता है। तो आपको याद रखना है यह सब पश्चिमी हिंदी में है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कौरवी खड़ी बोली, उसके बाद हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है जो कि पश्चिमी हिंदी में आती हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में अवधी आता है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ी आता है। पूर्वी हिंदी में आपको याद रखना है अवधी आता है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ी आता है। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी आता है। इसके बाद देखेंगे एक और है बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है उसमें भोजपुरी आता है, मगही आता है, मैथिली आता है। तो इसको भी कर लीजिए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आता है भोजपुरी आता है, उसके बाद मगही आता है, ये सब बोली हैं। मगही आता है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैथिली आता है। तो याद रखिएगा कोई प्रश्न पूछा जाए गलत न हो एग्जाम में। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा तपदन, उपवन से बनेगा तपोवन, और यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग देखेंगे शब्दों में आगे लगे होते हैं, तो इसमें जो बलि शब्द दिया गया इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो डी वाला राइट आंसर है।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे जो आपका भक्ति शब्द दिया गया, भक्ति शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा। उपसर्ग के बारे में जानते रहिए कि यह शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, जो प्रत्यय होता है वह शब्दों में लास्ट में लगा होता है और दोनों शब्दांश होते हैं। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे प्रत्यय की बात कर लिया गया, प्रत्यय न्याय में नहीं लगा है, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो चरण कमल है, चरण कमल आपका यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे ग्रामगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मनमत का समास विग्रह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मन को मथने वाला। मनमत का जो समास विग्रह है वह होगा कि मन को मथने वाला, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें चपलता शब्द है, चपलता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा है, तो डी वाला राइट आंसर है। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द लिखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनादि हो जाएगा। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द अनादि होगा, तो बी वाला राइट आंसर है। शायद राम बाजार जाएगा यह वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संदेह किया जा रहा है, डाउट है, तो यहाँ पे संदेहवाचक होगा, ए वाला राइट आंसर है। सिंधी भाषा का जो विकास है अपभ्रंश की किस बोली में माना गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी की बात देखिए किया गया है, सिंधी की बात किया गया है, तो यह ब्राचड़ से आई हुई है, ब्राचड़, ब्राचड़ दिया गया ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोमल गात पंक्ति में गात शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे देखेंगे, ध्यान देंगे, पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। रचना के आधार पे अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 3 होगा। 3 में क्या है? सरल है, संयुक्त है और मिश्र है। आपको याद रखना है, कोई गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अर्थ आधार पर वाक्य के भेद बताइए, यह वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था। अर्थ के आधार पे देखिए यहाँ पे दे दिया गया, इस बार अर्थ आधार पे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से संकेतवाचक हो जाएगा, यह वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था, तो यह क्या होगा? संकेतवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक दिया गया सी वाले में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से बस 2 प्रश्न आप लोग याद रख लीजिए। पहला तो यह याद रख लीजिए कि यहाँ पे रचना के आधार पर अगर आपसे वाक्य का भेद पूछा जाएगा, ध्यान देंगे, रचना के आधार पे पूछा जाएगा तो 3 बताइएगा। अर्थ के अगर आधार पे पूछ दिया गया कि वाक्य के कितने भेद हैं तो 8 बता दीजिएगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो अर्थ के आधार पे वाक्य भेद होते हैं उसमें देखेंगे विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न कोई भी हो गलत मत करके आइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के अगर भेद की बात किया जाए तो उसमें 5 आ जाएंगे, क्योंकि 5 मैक्सिमम में भी दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, 5 होगा। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएंगे। क्रिया विशेषण के यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे व्योम फट जाए इसका क्या आशय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से व्योम फट जाए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भयंकर मुसीबतों का आना हो जाएगा, जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 18 बोली आती है। व्यवहारिक रूप में जो हिंदी भाषा है उसमें 18 बोली आती है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 52 माना गया है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो डिबिया है, डिबिया विदेशी नहीं है,
या देशज के अंतर्गत आता है, डी वाला राइट आंसर है। अगला है भी तो जैसा शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह आते हैं निपात के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला है दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे दीर्घ में आपका यहाँ पे आ दिया गया, ए दिया गया, ई, या तो आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, लेकिन जो री है यह आपका यहाँ पे दीर्घ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पे एक चिन्ह दे दिया गया और इसी चिन्ह के बारे में आपसे पूछ दिया गया है कि यह चिन्ह कौन सा है, तो जल्दी से प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। 4 ऑप्शन है, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, संयोजक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा, यह अर्धविराम है। ध्यान से देख लेंगे, यह चिन्ह क्या है, अर्धविराम है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगर सिर्फ इसमें इस तरह से लगा रहेगा तो यह आपका अल्पविराम होगा, आपको याद रखना है, गलती मत करिएगा, अल्पविराम यह चिन्ह है। इसके अलावा बहुत सारे चिन्ह हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें पूर्ण विराम तो आप जानते हैं, पूर्ण विराम देखेंगे इस तरह से रहता है, यह पूर्ण विराम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अर्धविराम, अभी जस्ट बता दिया गया कि यह आपका अर्धविराम है। अल्प विराम अभी आपको जस्ट बता दिया गया कि इस तरह से रहेगा, तो अल्प विराम हो जाएगा। इसके बाद संयोजक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह आपका इस तरह से लगा रहता है, इसी को संयोजक बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप जानते ही हैं कि इस तरह से रहेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। विस्मयादि बोधक इस तरह से रहेगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह से रहता है, या तो इस तरह से रहेगा, इसको उद्धरण बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका होता है कोष्टक, कोष्टक के बारे में जानते होंगे, कोष्टक इस तरह से रहता है, ये सब कोष्टक चिन्ह हैं। उसके बाद हंसपद या त्रुटि बोधक होता है, जो कि इस तरह से बना रहेगा, इसको हंसपद या त्रुटि बोधक बोलते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला है स्वतंत्रता की भावना दिखावे से सिद्ध होता है एक वह गुण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा कि यह एक बाह्य गुण है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो किस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आश्रित उपवाक्य की जो क्रिया होगी बदल जाएगी, ए वाला राइट आंसर है। नरेश पत्र लिखता है रेखांकित शब्द क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नरेश पत्र लिखता है, नरेश पत्र लिखता है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको पद कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर होगा। हरे हरे यह पात्र पंक्ति में हरे हरे हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह विशेषण है, जो हरे हरे दिया गया यह विशेषण है, विशेषता बता रहा है, बी वाला राइट आंसर है। कलियां शब्द किस शब्द का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से कली का हो जाएगा, कली से कलियां बनेगा, सी वाला राइट आंसर है। तद्भव शब्द बैल का तत्सम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से बैल का आपसे तत्सम बोल दिया गया है, तो यहाँ पे वृषभ हो जाएगा, वृषभ, डी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में कौन उनके उच्चारण सुधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, उच्चारण स्थान लिखा गया, कितनी गलती है, यहाँ पे उच्चारण स्थान के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे और जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे। देखिए जो क ख ग घ न है, इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ पर है, कंठ है, जो पूरा का पूरा क वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है, यह तो आप जानते हैं। और च छ ज झ यहाँ जो होता है इसका उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है, तो इससे यह भी क्लियर है कि पूरा च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो यह भी आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखेंगे जो उसके बाद और आते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया मूर्धा, मूर्धा में ट वर्ग आता है, ट वर्ग में जितने भी वर्ण हैं यह मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे दंत होता है, त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। उसके बाद प वर्ग होता है, प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यहाँ से क्लियर है कि ए वाला, बी वाला, डी वाला तो सही है, यह तीन तो आपके सही हैं, तो यहाँ पे सी वाले में गलती हो जाएगी, सी वाला राइट आंसर है। जो देखेंगे वह है, वह का जो उच्चारण स्थान होता है वह अगर आप लोग बोलेंगे तो उसमें दांत भी लगेगा और आपका ऊंट भी लगेगा, तो इसको बोला जाता है जो वह होता है यह दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, इसका उच्चारण करने में दांत भी लगता है और जो ओष्ठ होता है ओष्ठ भी लगता है, तो याद रख लेंगे। बाकी देखेंगे और भी 2-3 है उसको भी याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए और अ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु है।
कंठ तालु से ए और ए का उच्चारण होता है और आपका कंठोष्ठ होता है ओ और एक होता है अ। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ से होता है। जो आपका कंठ होता है, जो गला होता है वहीं से, और जो ओष्ठ होता है उससे मिल करके ओ और अ बोलते हैं आप लोग। तो याद रख लेंगे, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी अनुनासिक या नासिका के बारे में पूछा जाएगा तो यह सब आपके यहाँ पे, इन सब का यहाँ पे जो उच्चारण स्थान है वह आपका नासिका या अनुनासिक है। तो याद रखिएगा, नासिका पूछा जाएगा या अनुनासिक पूछा जाएगा, बातें सेम है। अगला है चंडीगढ़ व्यवस्थित शहर है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो चुन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर करिए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। भय, शोक है, ह्रास है और यहाँ पे रति है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सब लोग जानते हैं कि रति होता है और रति दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला राइट आंसर है। रस एक बार देख के जाइए, यहाँ पे 9 रस हैं और 9 रस में से कोई पूछा जा सकता है। इसमें एक बार यहाँ पे आपको पता है कि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उसके बाद दूसरा याद रख लीजिए हास का, हास्य रस है, हास्य रस का होता है ह्रास होता है, ह्रास नहीं होता है बल्कि हास होता है, हास होता है। हास्य का यहाँ पे हास हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है करुण रस, करुण रस का शोक होता है, करुण रस का जो अस्थायी भाव है शोक है। उसके बाद वीर रस है, वीर रस का उत्साह है, वीर रस का उत्साह है, याद रख लेंगे। और इसके बाद रौद्र रस है, रौद्र रस का जो अस्थायी भाव है क्रोध है। और ज़्यादातर चांसेज ये रहते हैं कि आपको अस्थायी भाव देगा और रस पूछेगा, उल्टा पूछता है, अस्थायी भाव देता है और आपसे पूछता है रस के बारे में। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे भयानक है, भयानक रस का जो अस्थायी भाव है वह भय होता है, याद रख लेंगे। इसके बाद विभत्स है, विभत्स को भी याद रखिएगा, विभत्स रस है और इसका यहाँ पे जो अस्थायी भाव है यह जुगुप्सा है, जुगुप्सा देखने को मिलता है। बाकी कभी कभी घृणा भी लिखा रहता है। इसके बाद देखेंगे अद्भुत रस है, अद्भुत रस का जो यहाँ पे अद्भुत रस का यहाँ पे जो अस्थायी भाव है वह विस्मय है, विस्मय लिखा मिले या आश्चर्य भी मिलता है कभी कभी देखने को। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे शांत रस, शांत रस का जो अस्थायी भाव है निर्वेद है। तो याद रखेंगे 9 रस हैं, याद रख लीजिए। और एक प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से छप्पय में 6 चरण रहता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। बाकी चौपाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो चौपाई होता है चौपाई में आप लोग देखेंगे तो 4 चरण होते हैं और हर चरण में आप लोग देखेंगे तो हर चरण में देखेंगे 16 मात्राएं होती हैं। तो आपको याद रखना है हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और दोहा सोरठा के बारे में भी देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। दोहा में देखेंगे जो पहला और जो तीसरा चरण है, दोहा में देखेंगे जो पहला चरण है दोहा है, तो दोहा में पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। और यहाँ पर देखेंगे यह पहला चरण हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और यह चौथा चरण हो गया। पहले तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है, याद रखेंगे। यह दोहा का बताया गया। जो सोरठा होता है दोहा का उल्टा होता है, उसमें जो पहला चरण रहता है और जो उसमें तीसरा चरण होता है उसमें 11 मात्रा रहती है, और जो दूसरा चरण रहता है और जो चौथा चरण रहता है उसमें 13 मात्रा रहती है सोरठे में। तो आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे स्वागतम है, तो यहाँ पे सुधनागतम से बनेगा स्वागतम और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यड़ संधि है, यड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर शब्द है ना, तो यहाँ पे इंद्र के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे इंद्र दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे संधि को 60 ट्रिक में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रख लीजिए
जो यहाँ पे दीर्घ संधि रहती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, इसमें क्या होता है कि समान स्वर आते हैं, समान स्वर आएंगे, समान स्वर आएंगे। ह्रस्व भी हो सकता है या तो दीर्घ रहेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे, और उससे दीर्घ बन जाता है, याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा होता है गुण संधि। गुण संधि में देखेंगे जो पहला वाला यहाँ पे शब्द रहता है उसके लास्ट में देखेंगे अ आएगा या तो आ रहेगा, और अ आ के बाद देखेंगे यहाँ पे उसके बाद वाला जो रहेगा उसमें देखेंगे या तो ई रहेगा या तो बड़ी ई रहेगा, या तो ऊ रहेगा या तो बड़ा ऊ रहेगा, या तो री रहेगा, और इन्हीं से यहाँ पे गुण संधि का निर्माण होता है, याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे गुण के बाद वृद्धि होता है। वृद्धि में देखेंगे स्टार्टिंग में अ मिलेगा या तो आ मिलेगा, और लास्ट में देखेंगे आपको मिल जाएगा, लास्ट में मिलेंगे, लास्ट वाले का स्टार्टिंग वाला जो रहता है वह आपका ए रहेगा या तो ए रहेगा या तो ओ रहेगा या तो ओ रहेगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं। अगर आपकी गुण संधि रहेगा तो उसमें देखेंगे एक मात्रा लगी होगी, जिसमें एक मात्रा लगी होगी लगभग, और वह आधा नहीं रहना चाहिए। अगर वह आधा नहीं है तो गुण संधि रहेगा। और वृद्धि संधि का है यहाँ पे, उसमें दो मात्रा लगी रहती है, वहाँ पे वृद्धि संधि रहेगा। और जिसमें कोई भी वर्ड आधा आ जाए वह आपका यड़ संधि होता है। उदाहरण एक एक देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के रूप में अगर बात कर ली जाए तो जैसे यहाँ पर देखेंगे गणेश है, गणेश में देखेंगे एक मात्रा लगी है तो यहाँ पे क्या है, गुण संधि हो गया। और जैसे यहाँ पे महोषध है, महोषध, महोषध में यहाँ पर देखेंगे दो यहाँ पे मात्रा लगी हुई तो वृद्धि संधि। तो इसी तरीके से याद रख लेंगे। बाकी यड़ के लिए बताया गया है कि यड़ में क्या होगा कि आधा वर्ड आएंगे। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक में त आधा आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यड़ संधि होगी। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। बाकी यहाँ पे इतने का बता दिया गया था। और इसके बाद दो और उसको भी देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे जैसे यड़ संधि है। यड़ संधि में क्या होता है कि यड़ संधि में स्टार्टिंग वाले का जो लास्ट वाला रहेगा उसमें ई रहेगी, या तो बड़ी ई रहेगी, या तो ऊ रहेगा, या तो बड़ा ऊ रहेगा, या तो आपका री रहेंगे। और उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो याद रखेंगे असमान स्वर आएगा, असमान लिखा गया, असमान। इसी तरीके से जो अयादी संधि होती है उसमें ए ओ स्टार्टिंग वाले का लास्ट में रहता है, याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा समझेंगे तभी समझ पाएंगे। बाकी फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।